वेलकम बैक। कल हम लोगों ने पहली क्लास देखी, उसमें एक टॉपिक को आपके साथ मैंने डिस्कस किया, वो था प्रोटेम स्पीकर। आज की क्लास में हम आपके लिए फिर से एक टॉपिक लेकर के आए हैं और उस पूरे टॉपिक को समझेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो एग्जामिनर का दृष्टिकोण उस टॉपिक के लिए पिछले वर्षों में 20-25 सालों में रहा है वो क्या रहा है, और इससे हमें उस टॉपिक के संदर्भ में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। देखिए, डेली का मुझे सिर्फ आपका 20 मिनट चाहिए। आप अपना 20 मिनट दीजिए, डिसिप्लिन्ड वे में दीजिए, समर्पित होकर के दीजिए, और उस 20 मिनट में हम आपको ढेर सारी चीज़ों से और ढेर सारे कॉन्सेप्ट से इंटरेक्ट करा देंगे, कनेक्ट हो जाएंगे आप। दूसरी चीज़ सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि पीछे की चीज़ों का हमारा रिवीजन होता चले, जो की पॉइंट्स हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुँच जाए। जो एग्जामिनर का दृष्टिकोण होता है पेपर सेट करते समय, वो हमारे ग्रिप में आ जाए। अगर उसे हमने पकड़ लिया तो फिर सारी चीज़ें बड़ी आसानी से हैंडल की जा सकती हैं। और इन सारी प्रक्रिया में एक छोटा सा रोल है जो आता है डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन का मतलब बहुत सिंपल सा है, जब मन ना हो काम करने का तो भी काम करना, समय ना हो तो भी समय निकाल करके काम करना, यही डिसिप्लिन होता है। आदत बना लेना काम के लिए। मोटिवेशन एक समय पे हमारा साथ छोड़ देता है, लेकिन जो आदत होती है और जो डिसिप्लिन होता है वो दोनों हमें आगे की तरफ बूस्ट करता है। कितना सुंदर लिखा है कि अगर चाहते हो जीवन में मिले सफलता का सिंहासन, तो रहो सदा अनुशासन में, करो सदा नियमों का पालन। तो ये नियम और अनुशासन ये आपको बनाना है, ये आपको अपने आप से वादा करना है और उसी पे कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ना है। सिंहासन आपका इंतज़ार कर रहा है, सिर्फ कंसिस्टेंसी लाना है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर बेसिस पे काम करते चलेंगे तो यकीन मानिए, जैसे जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए हैं वो भारतीय राज्य व्यवस्था है। यूपीएससी के प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस होते हैं, 16 से लेकर के लगभग 20, 21, 22 क्वेश्चंस तक का रोल होता है। यहाँ पे ज़रा सा इसका मैथमेटिक्स अगर हम समझें तो जो इसका मैथमेटिक्स है प्रीलिम्स का वो ये है कि 100 क्वेश्चन में आपको सेलेक्ट होने के लिए ऑन एवरेज 45 क्वेश्चंस चाहिए, और इस 45 क्वेश्चंस में से इंडियन पॉलिटी ऑन एवरेज 20 क्वेश्चंस आपको दे देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग आपका 40 से 45% वर्क अकेले यहीं से कंप्लीट हो जाता है, और यही फैक्टर आपके कॉन्फिडेंस का आधार बनेगा। आपको दूसरा अगर एरिया देखना है तो आप हिस्ट्री पे आ जाइए। यहाँ भी लगभग 20 से लेकर के 22-25 क्वेश्चंस तक हिस्ट्री से मिल जाता है। ये इंडियन पॉलिटी है। तो अब सिलेक्शन का जो रेशियो है ऑन एवरेज 45, मतलब 50% से कम पे प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है। अगर इसमें हम अदर सब्जेक्ट को ऐड करें, इकोनॉमिक्स को ऐड कर दें, इकोनॉमिक्स भी लगभग 20 क्वेश्चंस के आसपास पे है। यानी कि अगर हमने 2-3 सब्जेक्ट पे अपनी अच्छी पकड़ कमांड बना ली तो चीज़ें तो हमारे ग्रिप में आनी है। ये कॉन्फिडेंस फैक्टर है और बड़ी आसानी से चीज़ें कंट्रोल होती हैं। सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए, अपने ऊपर विश्वास चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। वो भाव अगर हमने अपने अंदर डेवलप कर लिया तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये देखिए, इसमें एक पतंग दिखाई दे रही है। पतंग एक डोर से बंधी होती है जिसको नाम दिया जाता है डिसिप्लिन का डोर। अनुशासन की डोर यही है। पतंग जब तक उस डोर में बंधी रहती है वो जितनी चाहे उतनी ऊंचाई हासिल कर सकती है, और जब डोर से उसका कनेक्शन कट जाता है, पतंग का कनेक्शन डोर से कट जाता है, तो उसके बाद वो दिशा विहीन हो जाती है और फिर अपने उड़ान को खो बैठती है। सेम हमारी लाइफ में डिसिप्लिन का रोल है। हमको डिसिप्लिन के लिए कुछ अलग से नहीं करना है, बस एक कंसिस्टेंसी, डेली 20 मिनट्स। ऐसा आप सिर्फ 40 से 50 दिन करके देख लीजिए। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी आपके पूरी तरीके से कमांड में आ जाएगी, और यहाँ से जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं या जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी। फिर अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, चाहे वो हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, और बड़ी आसानी से आप प्रीलिम्स के लिए, साथ ही साथ मेंस के एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आता है
उस पर क्या हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो साथ साथ देखिए, तैयारी जो है सिर्फ प्रीलिम्स की नहीं होती है, तैयारी साथ में प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू तीनों की साथ चलती है। जो टॉपिक पढ़ा जाए उसको लेकर के जो हमारा दृष्टिकोण हो, वो तीनों के बीच में, यानी कैसे हमें उस पर अपनी बात रखनी है, कैसे हमें उस पर अपनी बात लिखनी है, और किस तरीके से अगर एनालिटिकली हमसे उस पर क्वेश्चन पूछा जाए, वो चाहे ऑब्जेक्टिव में हो या रिटन में हो, कैसे आंसर डिजाइन करना है। तो जो कल की क्लास थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर को ज़रा रिवाइज करिए, और सिर्फ 5 पॉइंट में रिवाइज करना है। कितना इजी और हमेशा आपको कैरी करना है। देखिए, कोई भी चीज़ हम उस तरीके से पढ़ें कि उसको हम एग्जामिनेशन हॉल तक ले जा सकें। एग्जामिनेशन हॉल में ना किताबें जाती हैं, ना कोई और चीज़ वहाँ जा सकती है, आपके नोट्स भी नहीं जा सकते। एग्जामिनेशन हॉल में आप जो कैरी कर सकें, आज से ही सोचिए कि वो हम जो पढ़ रहे हैं उसको एग्जामिनेशन हॉल तक कैसे ले जाएंगे। ये सफलता का पहला पायदान होता है। आपकी मेहनत बहुत कम हो जाएगी, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। 5 पॉइंट्स में आप प्रोटेम स्पीकर को समझिए। पहला पॉइंट, ये लोकसभा का, यानी कि जो संसद का निचला सदन है, लोअर हाउस है, जब नई लोकसभा आती है तो उसमें एक अस्थायी पद है, अस्थायी अध्यक्ष का पद है। और ये जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ थोड़े समय के लिए नई लोकसभा के अंदर अस्थायी रूप से जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसको अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये एक बात आपको बिल्कुल क्लियर पता होनी चाहिए कि सबसे वरिष्ठ सदस्य अस्थायी रूप से पोस्ट है। अस्थायी रूप से पोस्ट क्या है? अध्यक्ष की पोस्ट है। और लोकसभा में इन्हें 2 काम सौंपे जाते हैं। वो दोनों काम क्या क्या है? पहला काम है जितने नए सदस्य आए हैं उन सबको शपथ दिलाना, और दूसरा जो काम है वो लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव को संपन्न कराना। ये 2 काम करने के बाद इनका पद स्वतः समाप्त हो जाता है, अध्यक्ष आकर के अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि भारतीय संविधान में इस पद के लिए कहाँ पे आधार मिलता है, तो वो संविधान का आर्टिकल है 95(1). मैंने पहला आर्टिकल आपको बताया है, और ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 95(1) वो प्रोटेम स्पीकर के लिए एक आधार तैयार करता है। और उसके बाद जो प्रोटेम स्पीकर है, ये इसके साथ में और क्या क्या चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी है कि प्रोटेम स्पीकर भारतीय संविधान की वो व्यवस्था है जो संविधान की शुचिता, उसकी मर्यादा और उसमें जो बड़ा व्यक्ति है उसके सम्मान के साथ इसको जोड़ करके देखता है। तो ये परिपाटी से भी जुड़ा हुआ है, संसदीय परिपाटी से भी जुड़ा हुआ है। तो ये जानकारी आपको प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में ध्यान रखनी है। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस अब तक इसमें पूछे जाते रहे हैं। और यहाँ जो 5 पॉइंट मैंने मेंशन किया कि ये पद जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति है, पद अस्थायी है। लोकसभा, जो नई लोकसभा आई उसकी पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे, ये नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे, और इसका प्रावधान 95(1) में किया गया है। अब इतनी बातों को हम हमेशा कैरी करें। हम खाली बैठे हैं, एक पेज हमने उठा लिया और ये 5 पॉइंट वहाँ हमने लिख लिया, यही आपका नोट्स है। उस पेज को आपको फिर कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। फिर टाइम मिला, फिर हम रिवाइज करते रहें। हम एक एक कदम को बढ़ाएं, और हर कदम में दृढ़ता होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, हमें समेटना आना चाहिए। हम जितना भी विस्तार करें, उस विस्तार के साथ हम समेटने की स्किल अपने अंदर डेवलप कर लें, तो हमारी सफलता दिनों दिन बड़ी तीव्र गति से, और वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की गति से बढ़ती चली जाती है। आज जिस टॉपिक की हम लोग चर्चा करेंगे वो इसी से रिलेटेड है, लोकसभा से ही रिलेटेड है, और इसमें हम बात करेंगे आज लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, यानी कि भारतीय संसद का ये निचला सदन है, और इसमें लोकसभा अध्यक्ष एक पोस्ट है। तभी आपने देखा प्रोटेम स्पीकर इन्हीं को जो है इनका चुनाव संपन्न कराते हैं। और ये पद ऐसा है जो बहुत जिम्मेदारी का पद है। देश की सबसे बड़ी पंचायत की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो कैसे भरा जाता है उसे आपको समझना है। ये पद चुनाव के द्वारा, अभी प्रोटेम स्पीकर की बात की गई थी, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हुई थी और वो राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है
कि किसकी नियुक्ति होती है, किसको निर्वाचित किया जाता है। तो यहाँ ये निर्वाचित होते हैं, इनका चुनाव होता है और इस साल चुनाव संपन्न कराना पड़ा था। विपक्ष ने भी अपने अध्यक्ष के उम्मीदवार को सामने लाने का प्रयास किया, फिर चुनाव संपन्न हुआ। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ये जो है चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होती है। चुनाव की प्रक्रिया बाहर से नहीं, प्रोटेम स्पीकर के नेतृत्व में जो लोकसभा के सदस्य हैं वही अपने अध्यक्ष का चुनाव संपन्न करते हैं। और अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो किस तरीके से होता है, तो सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा ये चुनाव संपन्न होता है। और इसमें जो व्यक्ति यानी कि जो सत्ता पक्ष है उसी का व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में सामने आ जाता है। अब दूसरा आर्टिकल हम आपसे डिस्कस करने चल रहे हैं, उस आर्टिकल का नाम है 93। भारतीय संविधान का ये दूसरा आर्टिकल आपके सामने आया है, आर्टिकल नंबर 93। इस नंबर में इस बात की चर्चा की गई है कि जो लोकसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव करेगी, यानी कि आर्टिकल 93 किससे संबंधित है, तो लोकसभा अध्यक्ष से। और ये इसके पद को लोकतांत्रिक वैधता प्रदान करता है, मतलब लोकसभा अध्यक्ष के पद की बात आर्टिकल 93 में की गई है। और ये कहा गया है कि अपने सदस्यों के बीच में से ही अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा करेगी। और एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जैसे ब्रिटेन के अंदर क्या है कि जिस व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि वहाँ का जो लोअर सदन है, लोअर हाउस है, उसमें जब उसको अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो वो अपनी पार्टी से भी इस्तीफा दे देता है निष्पक्षता के लिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता, वो अपनी पार्टी का मेंबर बना रहता है। जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। उसका कार्यकाल लोकसभा के भंग होने के बाद भी बना रहता है। एक्चुअली क्या है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो लोकसभा सचिवालय का भी प्रमुख होता है, और लोकसभा का सचिवालय सतत चलने वाली एक संस्था है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया के जितने संसदीय व्यवस्था वाले देश हैं, उनका भी एक फोरम बना हुआ है। तो हमारा लोकसभा का अध्यक्ष उस फोरम का मेंबर होता है। अगर लोकसभा भंग भी हो जाए तो लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पे रहता है, उसके पद को लोकसभा सचिवालय और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वजह से कंटिन्यू बनाया जाता है। और ये कब समाप्त होगा, जब नई लोकसभा चुन करके आएगी और वो बैठेगी और उसमें प्रोटेम स्पीकर यानी कि उसकी बैठक से जस्ट पहले तक ये अपने पद पे बना रहता है। नई लोकसभा के आने के पहले तक लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पे रहता है। अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। जो लोकसभा है उसकी जितनी कार्यवाही है आप देखेंगे, उसका सारा का सारा संचालन और देख रेख, उसके लिए नियम बनाना, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं देना वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होती हैं। वो सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है और ये इसका लाइव प्रसारण आप टीवी पे अक्सर देखते रहते हैं। अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है और उसको लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि राज्यसभा का मेंबर हो और उसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष बना दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। लोकसभा का मेंबर होगा तभी वो अध्यक्ष बना रह सकता है। किसी भी मैटर पे अगर वोटिंग होती है सदन के अंदर और दोनों पक्षों में बराबर बराबर वोट हो जाए, मान लीजिए एक तरफ से 200 हो गया, दूसरी तरफ से भी 200 हो गया, तो वैसी स्थिति में अध्यक्ष जो है वैसे शुरू में वोट तो नहीं करेगा, लेकिन अगर बराबर हो गई है स्थिति तो ये निर्णायक मत कास्टिंग वोट का प्रयोग करने का इसके पास अधिकार होता है और जिधर ये वोट करेगा फिर उधर बहुमत हो जाएगा। अगला है अध्यक्ष ये तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, बार बार ये पूछा जाता है। मनी बिल आर्टिकल नंबर 110, यानी कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, इसका अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी पावर है और इस पावर की वजह से ही कोई भी बिल, क्योंकि मनी बिल होते ही कोई भी बिल अगर मनी बिल हो गया तो अब वो क्या होगा, उस लोकसभा के लिए पावरफुल हो गया। लोकसभा उसको जिस रूप में पास कर देगी, राज्यसभा की शक्तियां सीमित हो जाती हैं। राज्यसभा उस पर 14 दिन के अंदर विचार करके भेज देगी। उसके विचार को, उसके संशोधन को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। लोकसभा ने उसको जिस रूप में पास किया है वो उसी रूप में पास माना जाएगा। तो ऐसे में कोई भी बिल आया तो उस बिल को अगर ये तय करेगा कौन, लोकसभा का अध्यक्ष, कि वो मनी बिल है या नहीं है। ये शक्ति ऐसी नहीं है कि न्यायिक सक्रियता से बाहर है, लेकिन ये इसके पास पावर है।
इसके साथ ही अध्यक्ष का प्रश्नकाल, शून्यकाल और बहस, इन सब में वो संचालन करता है। इन सारी चीज़ों को अपने नियमानुसार जो सदन की संचालन की व्यवस्था है उसके अनुसार संचालित करता है। वो सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है या रोकने की व्यवस्था वो बनाता है। इसके साथ ही साथ अगर रोकने की व्यवस्था का मतलब, अगर कोई सदस्य सदन की जो मर्यादा है उसके खिलाफ जाता है तो बाउंसर्स को बुला करके वो उन्हें सदन से बाहर भी करता है। अध्यक्ष संसदीय जो समितियां हैं, जैसे नियम समिति हो गई, इन सब का वो गठन करता है। और इसके साथ ही साथ कई ऐसी समितियां हैं जिसका वो खुद भी पदेन अध्यक्ष होता है। इसके अलावा अध्यक्ष का ये जो निर्णय है वो न्यायालय में चुनौती के योग्य नहीं होता। जो भी अध्यक्ष निर्णय लेगा सदन में, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आर्टिकल 122 में इसकी चर्चा की गई है। ये दूसरा आर्टिकल है, आपको याद रखना है आज का। लेकिन जो भी उसके निर्णय होंगे वो न्यायिक समीक्षा से परे नहीं होंगे, उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। अध्यक्ष कई संसदीय समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है। सदन की जो कार्य संचालन समिति है, नियम समिति है, उन सब का ये खुद ही पदेन अध्यक्ष होता है। और अध्यक्ष को लोकसभा को स्थगित करने की पावर होती है। स्थगित करने का क्या मतलब है? एडजर्न करना, मतलब कोई बैठक चल रही है और उस बैठक में आप देखते हैं कि विपक्ष के द्वारा या कुछ ऐसी गतिविधियां स्टार्ट हो गई जिसमें हल्ले होने लगे, स्थिति कंट्रोल में नहीं है, तो वो उस बैठक को समाप्त कर सकता है। 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, या कोई भी आगे की डेट निश्चित ना करके अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकता है। ये प्रक्रिया स्थगन कहलाती है। स्थगन की जो शक्ति है वो अध्यक्ष के पास होती है। इसके अलावा 2 और व्यवस्थाएं हैं, एक सत्रावसान है और एक विघटन है। 3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, एक स्थगन, एक सत्रावसान और एक विघटन। जो स्थगन है वो क्या करता है? एक बैठक को समाप्त करता है। सत्रावसान एक सत्र को समाप्त कर देता है, जैसे शीतकालीन सत्र, और सत्रावसान हुआ तो वो पूरा सत्र समाप्त हो गया। और तीसरा होता है विघटन। विघटन के द्वारा जो लोकसभा है उसी का विघटन होता है और उससे उसकी लोकसभा की जो उम्र है वो समाप्त हो जाती है। यानी कि अगर 16वीं लोकसभा चल रही, विघटन हुआ तो वो समाप्त हो जाएगी। 17वीं चल रही, उसका विघटन हुआ तो लोकसभा ही समाप्त हो जाएगी, भंग हो जाएगी, और अगली फिर लोकसभा आएगी चुनाव के द्वारा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि लोकसभा स्थगित होती है और स्थगन, लोकसभा भी स्थगित होती है, राज्यसभा भी स्थगित होती है। राज्यसभा का भी सत्रावसान होता है, लोकसभा का भी सत्रावसान होता है। लेकिन विघटन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का होता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। वो एक सतत चलने वाली संस्था है। और स्थगन का काम किसका है? अध्यक्ष का। और वहीं सत्रावसान और विघटन जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, अध्यक्ष लोकसभा सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है और यही लोकसभा अध्यक्ष के पद को सतत बनाता है कि लोकसभा भंग भी हो जाए तो भी लोकसभा का अध्यक्ष वो अपने पद पे बना रहेगा। अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव सदन में लाया जा सकता है और साधारण बहुमत से इसे पास किया जा सकता है। सदन का कोरम जरा समझिएगा, जैसे लोकसभा में 543 मेंबर है, 1/10वां हिस्सा होता है कोरम का। यानी कि लगभग अगर 55 सदस्य अवेलेबल हैं तो कोरम पूरा हो गया। कोरम का मतलब होता है कि कोई भी संसदीय गतिविधि को स्टार्ट करने के लिए जितने मिनिमम सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है उसी को कोरम कहते हैं। तो 1/10वां हिस्सा होना चाहिए कोई भी गतिविधि स्टार्ट करने के लिए। अब मान लीजिए कि अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाना है तो कोरम की अगर पूर्ति है तो प्रस्ताव लाया जा सकता है जितने उपस्थित हैं, और मतदान करने वाले सदस्य का अगर बहुमत है तो साधारण बहुमत से वो व्यवस्था पास हो सकती है। तो बहुत आसानी से लोकसभा के अध्यक्ष को पद से साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। और जो इसकी चर्चा है वो आर्टिकल नंबर 94 में की गई है। यानी तीसरा आर्टिकल आपके सामने आज का आया और इन 2 क्लासों में ये चौथा आर्टिकल है। सारे आर्टिकल्स को आपको बहुत बारीकी से और कभी नहीं भूलेगा। आपने 95(1) देख लिया, आपने 93 देख लिया, आपने 122 देख लिया और आपके सामने 94 है। उसको पद से लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने का जो, तो यहाँ आपने आर्टिकल नंबर 94 के बारे में भी जान लिया। और इसके बाद जो अध्यक्ष का वेतन और भत्ता है, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ता वो कहाँ से दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि, ये जो लोकसभा अध्यक्ष है उसके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि यानी देश का जो खजाना है संचित निधि उस पर भारित होता है, वहीं से दिया जाता है।
और अध्यक्ष आमतौर पे दल निरपेक्ष होकर के काम करता है। मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन के अंदर क्या है, वहाँ की संसद में जिस व्यक्ति को वहाँ के लोअर हाउस का अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देता है, पार्टी छोड़ देता है। भारत में ऐसा नहीं है, वो अपनी पार्टी का ही बना रहता है, पार्टी से इस्तीफा नहीं देता, लेकिन ऐसी उससे उम्मीद की जाती है कि वो आमतौर पे दल से अलग होकर के काम करेगा। अध्यक्ष भारतीय लोकतंत्र में संसदीय गरिमा और उसकी निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है और इस व्यवस्था के साथ वो काम करता है। अब आइए एग्जामिनर्स के दृष्टिकोण से देखते हैं इस टॉपिक को कि उन्होंने अपनी निगाहों से इसको कैसे कैसे देखा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो जो अध्यक्ष है उसके चुनाव की बात यहाँ आर्टिकल नंबर 92, 93, 94, 95 है। आपका आंसर क्या होगा? 93। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया किस आर्टिकल में दी गई है? तो ये आर्टिकल नंबर है 94। 94 में लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की बात की गई है। नेक्स्ट है, अगर कोई बिल मनी बिल है, उसके होने या ना होने का अंतिम निर्णय किसके पास होता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति के पास एक ऑप्शन दिया गया है, एक प्रधानमंत्री के पास, राज्यसभा का सभापति या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। ये कई बार एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। मत बराबर होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष किस प्रकार का मत देता है? तो वो किस तरीके का होता है? अभी आपने देखा वो कास्टिंग वोट होता है, यानी निर्णायक मत होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन किससे दिया जाता है? आकस्मिक निधि, कंटिजेंसी फंड से, या फिर संसद निधि, या फिर भारत की संचित निधि? तो जो भारत की कंसोलिडेटेड फंड है वहीं से ये दिया जाता है, भारत की संचित निधि से, अभी आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष किस स्थिति में सदन की अध्यक्षता नहीं करता है? प्रश्नकाल होने पे, बजट सत्र होने पे, अपने हटाने के प्रस्ताव पे, जब उसको उसके पद से हटाने का प्रस्ताव लाया गया हो तब वो चेयर पे नहीं बैठेगा। दल बदल कानून के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका क्या है? सलाहकार की भूमिका है, या अपीलीय प्राधिकारी है, निर्णायक प्राधिकारी है, या वो पर्यवेक्षक है? तो दल बदल, अगर कोई भी दल बदल से रिलेटेड कानून के अंतर्गत कोई मामला आया, दल बदल अभी आप आगे पढ़ेंगे, यानी कि किसी भी एक व्यक्ति का अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाना, जबकि चुनाव से पहले वो दूसरी पार्टी में था, तो ऐसे में वो एक निर्णायक प्राधिकारी के रूप में काम करता है। लोकसभा सचिवालय पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका होता है? तो लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है, स्पीकर के। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः किसके बराबर होता है? अगर इन जनरल बात किया जाएगा तो लोकसभा का को अगर भंग ना किया जाए तो लोकसभा के कार्यकाल के बराबर उसका कार्यकाल इन जनरल होता है। बाकी अगर लोकसभा भंग कर दी गई तो भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के भंग होने के बाद अपने पद पर नहीं रहेंगे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर तब भी बना रहेगा। क्यों? क्योंकि वो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख है और वो एक सतत चलने वाली संस्था है। न्यायालय सामान्यतः लोकसभा अध्यक्ष के निर्णयों में हस्तक्षेप क्यों नहीं करता है? तो इसके लिए जो जिम्मेदार आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 122। इसकी विषय वस्तु ये है जो पावर प्रदान करती है लोकसभा अध्यक्ष को कि वो अपने निर्णयों के संबंध में न्यायालय से फ्री रहेगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्पीकर के बारे में दिया गया है कि स्पीकर कैन बी ए राज्यसभा मेंबर। ऐसा हो नहीं सकता कि वो राज्यसभा का सदस्य हो, ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है। मस्ट बी ए लोकसभा मेंबर, एक तीसरा सही होगा आपका कि स्पीकर को हर हाल में लोकसभा का सदस्य होना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वो सदन में अनुशासन बनाए रखता है, बिल्कुल सही है। बराबर मत होने पे वो एक कास्टिंग वोट का यूज करता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष वो नहीं प्रस्तुत कराता। धन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष जो है वो सरकार, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद प्रस्तुत करेगी, वो नहीं प्रस्तुत कराता। और वो दल बदल मामलों में निर्णय करता है। लास्ट भी सही है। आंसर आपका क्या होगा? सी। तो इस तरीके से
ये क्वेश्चंस थे जो रिलेटेड थे लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित। तो आपको काम क्या करना है, एक शॉर्ट में इन सारी चीज़ों को जो आपने कल पढ़ा, आज पढ़ा, एक A4 साइज के पेज पे लिखने का प्रयास करना है अपने आप से कि आप कितने पॉइंट्स, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट्स लोकसभा स्पीकर के संदर्भ में लिख सकते हैं। और ये यकीन मान करके रखिए कि सफलता सच में एक जादू है, और उन लोगों के लिए जादू है जो कंसिस्टेंसी और पीछे के डिसिप्लिन को नहीं देख पाते हैं। बाकी जो लोग खुद से वादे करते हैं कंसिस्टेंसी का, डिसिप्लिन का, रेगुलरिटी का, तो जहाँ ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो उसके बाद का निर्णय सच में वो जादूनुमा ही होता है, लोगों को आश्चर्यचकित करता है। तो खुद से वादा करिए और पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, खुद पे पूरा भरोसा करके सबसे पहले खुद पे विश्वास करिए। आप कर सकते हैं और आप कर ले जाएंगे।